मैं कुलदीप कुमार जी, अमीरुल्लाह खान का फिर से स्वागत करना चाहता हूं स्टूडियो में, और प्रवीण झा जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछा, राजेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के आपका, तो भाई ये क्या अमृतकाल आ गया? नहीं, अमृतकाल नहीं, जो बेनिफिट सभी का साथ, सभी का विकास जो हमारी पार्टी का एक ट्रेंड रहा है, उसके अंदर में लग रहा था मिडिल क्लास को कुछ और छूट देनी चाहिए, तो मिडिल क्लास को टैक्स का बेनिफिट दिया गया है। हाँ, लेकिन ये देखिए अभी बहुत कुछ समझने में जरूरी होगा इस बजट में, क्योंकि एक न्यू टैक्स रेजीम के बारे में चर्चा की गई है। आमिरुल्लाह साहब, आप बहुत बारीकी से सब लिख पढ़ रहे थे, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए ये ताज्जुब की बात है। ये 7 लाख तक नो टैक्स, 7 लाख लेकिन इसमें शर्तें लागू का तारा क्या कहता है? अभी तो शर्तें समझ में नहीं आ रही। ये लग रहा है कि भाई जिनको 7 लाख तक का है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 2 चीजें समझ में आ रही है। एक तो शायद वो जो प्रेशर है कि मद्रास हाई कोर्ट का कि 8 लाख का ईडब्ल्यूएस क्यों है जबकि 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है, तो वो मद्रास हाई कोर्ट ने कह भी दिया था कि उसको या चर्चा कर रहा है उसकी। दूसरी बात ये कि अगर आप देखें तो नीति आयोग और प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल कई डेटा है कि 90% इंडिया को 2.5 लाख से कम की तनख्वाह मिलती है। तो ये जो फर्क पड़ेगा ये उन 4% को जो 2 लाख से 7 लाख में है। वो जो 15 लाख से ऊपर के 5% है, अगेन आप सब लोग जो इस कमरे में हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रवीण जी, आपके इनिशियल इंप्रेशन? निश्चित तौर पे एक छोटे तबके के लिए ये जो घोषणा हुई है उससे वो बहुत प्रसन्न होंगे, और जैसा आमिर भाई ने कहा कि उसके जो बाहर है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी सारी नीतियों का ये देखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो फिस्कल एनवेलप, ये जो साइज ऑफ द बजट जो है वो कह रहे हैं 45 लाख करोड़। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था ये 41.9 लाख करोड़ था नॉमिनल टर्म्स में। अगर इसमें आप मुद्रास्फीति का दर जोड़ के देख लें तो ये तो तकरीबन वही ठहरा हुआ है या उससे थोड़ा कम है। इन्फ्लेशन रेट को देख लें आप, खर्चा रियल टर्म्स में आप कहां बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन रियल टर्म्स एसेंशियली वी आर स्टैग्नेंट। राजेश, आपका जवाब? सर, राजेश, इस पे जो है खासियत है बजट को समझने वालों की कि टैक्स की तो छूट दे दो, आप आमदनी तो और बढ़ाओ नहीं, और आप खर्चा बहुत बढ़ा दो। कहां से बढ़ाओगे भाई? जो आप आमदनी करोगे उसी से तो खर्चा बढ़ाओगे। टैक्स की रिबेट आप दे रहे हो। आपने 87A में जो आज मिडिल क्लास काफी दिनों से त्रस्त था, उस आदमी को एक राहत मिली है, और अगर राहत मिली है तो आपकी इनकम में तो कमी आई है ना 37,000 करोड़ की। वो तो सामने अभी बताया डाटा। तो वो जो आपको कमी आई है उसको... एक चीज जो मैं बोल दूं जो अच्छी लगी संकेत, वो महिला सम्मान बजट पत्र, ये अपने आप में ये बहुत अच्छा है। अगर आमिर जी आप कैसे देख रहे हैं, 2 साल के लिए 7.5% अगर महिलाएं 2 लाख तक डाल सकती हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया महिलाओं को, ये कुछ 15-20 हजार औरतों को फर्क पड़ेगा। कितनी औरतों के पास 2 लाख रुपए बैंक में होते हैं? बैंक अकाउंट ही कितनी औरतों के पास? तो ये एक इंडिकेटिव है अच्छा मूव, बट बहुत कम लोगों को। तो ये हर कोई देश में हर महिला कर सकती है। हर महिला के पास अकाउंट ही नहीं है। बहुत इतने कम महिला अकाउंट हैं जिनके, और 2 लाख किसके पास होते हैं? 15,000 से 2 लाख हो और वो भी आप डाल सके मैं भाई। आप देखिए कि 50% इंडिया 15,000 रुपए से कम कमाता है अब आज, और 90% इंडिया 25,000 से कम कमाता है। ये मर्दों की बात हो रही है, औरतों का तो जिक्र ही नहीं है। तो ये तो बहुत कम लोगों के लिए बिल्कुल। तो जो औसत आय 1.97 लाख है, वो आंकड़ा दिया गया, वो क्या है? वो $2,100, और आप देखिए इस $2,100 में हम 145वें पोजीशन पे हैं दुनिया में। तो वो $2,100 पिछले 4-5 साल में बढ़ा ही नहीं। तो वो एक तशवीशनाक मुद्दा है कि पिछले 5 साल से हमारी पर कैपिटा इनकम वहीं की वहीं रह गई। जी प्रवीण जी, एक इसमें खाली इसी कड़ी में जोड़ दूं, इनइक्वालिटी जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और इसलिए आप ये देख रहे हैं कि जो बहुत छोटा तबका है, और सारे आंकड़े आपको पिछले 5-7 वर्षों के आपको बताएंगे कि जो जिसको हम बिलियनर्स कहते हैं, डॉलर बिलियनर्स, उनकी आय में इतनी जबरदस्त प्रगति हुई
लेकिन जो नीचे के तकरीबन 70-80% लोग हैं, उनकी आय में जैसा आमिर साहब ने कहा, वो बढ़ोतरी तो आप छोड़ दीजिए, अगर आप उन रेट्स को कैलकुलेट करेंगे, पिकेटी और चांसल का आंकड़ा देखिए तो घटा है जी। प्रति अब व्यक्ति। अच्छा, अब कुछ और आंकड़े भी हैं और उन पर बात की जाए। एक तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट 20 लाख करोड़, पीएम आवास योजना का जो एलोकेशन है उसमें 66% की वृद्धि, करीब करीब 80,000 करोड़, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इसको 33% से बढ़ा करके 10 लाख करोड़ रुपए किया है FY 2024 में। आमिरुल्लाह साहब, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? आपको लगता है ये रोजगार मुहैया कराने में एक प्रभावी कदम होगा? जरूर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां बढ़ता है वहां पे रोजगार को तो बढ़ना ही चाहिए। अब ये देखना होगा कि ये 10 लाख करोड़ में एक्चुअली कितना खर्च होता है। वो पिछले बार के फिगर्स जो आए हैं उससे नहीं लगता कि सारा होगा। इंटरेस्टिंग जो नंबर है वो आवास योजना वाला है। देखिए, आवास योजना में पिछले साल बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि 2022 तक तो हम सबको घर देने वाले थे, अब 23 हो गई है, तो वो चूंकि हम नहीं कर पाए, कम से कम हम कुछ घर तो दे दें आवास योजना। राजेश जी, मेरा एक सवाल है, वो डाटा आंकड़ा 2 करोड़ का है और आपको बताओ सर, कोरोना के अंदर सबको देने की बात करी, कोरोना आपको पूछ के नहीं आया था सर, ये यूक्रेन वॉर किसी को पूछ के नहीं आया था। पूरे विश्व के अंदर में इकोनॉमी चरमरा गई है, भूखे मर रहे हैं, और आप इस कंट्री के अंदर में ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इतने रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल लिए जिसके चलते हम बहुत अच्छे कंडीशन पर खड़े हैं। IMF ये बोलता है, मॉर्गन स्टैनले बोलता है, S&P ग्लोबल ये बोलता है, विश्व भर सारे लोग आज भारत को देख रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप जी, आपका असेसमेंट क्या है, इनिशियल आपकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन जो बजट आया उसको देखकर? देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रजीम को आगे बढ़ाना ताकि काफ़ी लोग उसको सिलेक्ट करें, तो उसको उन्होंने किया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे पहले जो 5 लाख तक जिनकी इनकम उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब 7 लाख तक की इनकम को किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा, नए टैक्स रजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको उन्होंने नए सिस्टम में अलाउ कर दिया, तो इसका फायदा भी सब टैक्स पेयर को होगा। अब फायदा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एक आप समझें कि उनको पैसा डालने की कोशिश की है। लेकिन इस बजट में एक सीनियर सिटीजन को भी एक अच्छा उन्होंने जो उसकी जो लिमिट बढ़ाई है, जो कि पहले सीनियर सिटीजन आप पैसे की आप 15 लाख जमा करा सकते हैं, वो 30 लाख जमा करा सकते हैं, तो वो थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए उनको एक जो विंडो है उनको एक वो मिल गई है। तो मोटे मोटे, और दूसरा मोटे तौर पे जो टैक्स स्लैब है उनको भी इन्होंने जो चेंज किया है। जो पहले इतनी सारी स्लैब थी, हर 2.5 लाख पे पर 5% टैक्स बढ़ जाता था, अब जो 5 स्लैब्स कर दिए, 5 कर दी, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 लाख 15%, और 12 से 15 के बीच में 20% का टैक्स लगेगा। तो यानी कि जो पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उनको जो 2.5 लाख की थी, वो भी अब 3 लाख की हो गई। तो इस तरह से कुछ उन्होंने आंकड़े गिनाए, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगा कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको एकदम से रिलीफ इसका मिल जाएगा। हाँ, जैसे सर, मेरा एक यहाँ पे सवाल था, आपको नहीं लगता कि, मुझे लगता है सबसे बड़ी घोषणा जो है इस बजट में वो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज किया गया है 33%, जो कि 10 लाख करोड़ होगा, 3.3% आपके GDP के बराबर है। क्या आपको लगता है कि ये ड्राइव करेगा अब अर्थव्यवस्था को? जी, ये जो एक एक्सपेंडिचर में जो इजाफा है, बेसिकली जो पिछले कई वर्षों में हम देख रहे हैं, फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जबरदस्त रहा है। और जैसा उन्होंने खुद ही बताया कि 3 वर्ष में ही जो है ये तिगुना हो गया और रेट इतना बढ़ गया इत्यादि, वो सही है। बहुत महत्वपूर्ण ये है, उसमें आप उस स्ट्रक्चर को देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर का स्ट्रक्चर क्या है। अगर वो सारा बुलडोजर से काम होगा और इस तरह बहुत कैपिटल इंटेंसिव अगर होगा, तब रोजगार नहीं बढ़ेगा। इसमें मैं इनसे थोड़ा सा अलग राय रखता हूं। अब देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू हुई थी, उससे जो रोजगार का सृजन हुआ, चूंकि वो एक अलग किस्म की संरचना थी, तो आपको अगर बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव जो एक्सपेंडिचर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उससे बहुत कम फायदा होगा। लेकिन जब सरकार बात खत्म कर दूं, लेकिन उससे जो जिसको कहते हैं ना मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, अगर वो होते हैं, और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कहां से क्या खर्चा होगा, इसलिए मैं मैंने बात की शुरुआत इससे की कि टोटल एक्सपेंडिचर का क्या हो रहा है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो देखने वाली बात है फिर ये जी। क्या प्रवीण होता जी, है। अब जरा सीधे रुक कर